हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, वो जिसका चैप्टर है फर्स्ट। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस हम कर चुके हैं। एक पार्ट इसके ऊपर पहले भी बन चुका है। आज दूसरा जो पार्ट है इसमें भी हम प्रश्नवाली एक चैप्टर फर्स्ट जो है पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, पर शॉर्ट में एक बार इसको फिर से देखते हैं वास्तविक संख्या है क्या। तो देखिए, जिस तरह से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उदाहरण लेके चलते हैं कि देखिए, जो सभी ट्रेनें होती हैं, यदि बात की जाए ट्रेन की, तो ट्रेन किस पर चलती है? पटरी पर चलती है। वो कोई भी ट्रेन हो पर चलेगी वो पटरी पर। ठीक है, उसी तरह से जो कोई भी संख्या है, वो संख्या जो है, यदि हम वास्तविक संख्या को एक ट्रैक मानते हैं, एक पटरी मानते हैं, तो सभी जो संख्याएं हैं वो किस पर चल रही हैं? वास्तविक संख्या नाम के ट्रैक पर। ठीक है, यदि वास्तविक संख्या को हम एक ट्रैक मान लें, तो बाकी जो जितनी भी संख्याएं हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, अब रियल नंबर के ऊपर कौन कौन सी डिपेंड संख्या है, मतलब कौन कौन सी संख्या है जो वास्तविक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो देखिए, बात करें हम परिमेय संख्या की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या है क्या? देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों का मिश्रण किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को। ठीक है, अब प्राकृत संख्या क्या है? एक से लेकर शुरू होने वाली जो अंक हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो डिजिट आगे बढ़ती है, जो 1 से स्टार्ट हो रही है, उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरे हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो उस संख्या को मूल नंबर या पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब पूर्ण संख्या में क्या क्या है? देखिए, जो प्राकृत संख्या है वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या में शामिल है, और उसमें शून्य शामिल है। मतलब वो जो प्राकृत पूर्ण संख्या है शून्य से प्रारंभ होती हैं। अब बात करें पूर्णांक संख्या। तो जो पूर्ण संख्या है, उसमें जो ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, तो वो पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में हम जिसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब p वाला जो ये भाग है, इसे हम अंश कहते हैं, और इस वाले भाग को हम हर कहते हैं। ठीक है, मतलब p बटे q। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि q जो है नॉट इक्वल, जो q है, जो हर है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं p अपॉन q क्या है और परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या जो है वो जुड़ी है पूर्णांक से, पूर्ण से और प्राकृत संख्याओं से। ठीक है, मतलब कि परिमेय संख्या में सभी संख्या आ गई, पूर्ण भी आ गई, पूर्णांक भी आ गई, प्राकृत संख्याएं भी आ गई। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या जो है ना, वो एक अलग से ग्रुप है उसका। अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप अलग है। देखिए, परिमेय संख्याओं के ग्रुप में कौन कौन है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या है। और जो अपरिमेय संख्या है, उसमें सिर्फ किसका परिवार है? उसमें सिर्फ अपरिमेय संख्या ही है। उसमें प्राकृत भी नहीं शामिल है, पूर्ण भी शामिल नहीं है, पूर्णांक भी शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या क्या होगी? √3। ठीक है, √5, √7, मतलब जो इस ग्रुप में नहीं है, जो परिमेय संख्याओं के समूह में नहीं है, वहां से बची हुई संख्या कहाँ पर है? अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप में। समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह से एग्जाम्पल तौर पे मानिए कि जैसे एग्जाम्पल मान सकते हैं कि जो डिजिट्स, जो संख्या इस गाड़ी में नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण मान सकते हैं कि भाई कहीं से कुछ ट्रेन जानी है, उसमें कुछ सवारी छोड़ के, तो वो कहाँ आएगी? दूसरी ट्रेन में आएगी ना। उस तरह से ये देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि परिमेय संख्या के ग्रुप में जो नहीं है, वो किस में आ रहे हैं? अपरिमेय संख्याओं में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी क्लियरली समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अब देखिए, संख्या है क्या? अब संख्या क्या? संख्या को हम संकेत कह सकते हैं, संकेत। ठीक है, देखिए, गणना करने का जो संकेत होता है उसे हम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा 10वीं में 15 छात्र हैं और 25 जो हैं वो छात्रा हैं। ठीक है, इतने छात्र हैं, उतनी छात्रा हैं।
ठीक है, कुल मिला कितने हो गए, ठीक है इतने। अब इसे व्यक्त करा है, ये क्या है, संकेत है, ये संकेत हमें क्या शो करता है, 40 40, मतलब ये संकेत हमें 40 दर्शाता है, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये भी एक संकेत है, वो संकेतों को संख्या कहा जाता है, ठीक है। गणना करने वाले जो संकेत होते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वास्तविक संख्या क्या, आप काफी इजीली समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर। चलिए बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के अगले पार्ट पर। वास्तविक संख्याओं में हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं संख्याओं के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 24, 24 का और 60 का, हमें इसका एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना। अब देखिए काफ़ी जो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं और उन्हें कंफ्यूजन बना रहता है कि एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग निकालने लग जाते हैं। तो एचसीएफ को और एलसीएम को अलग अलग मत निकालिए, एचसीएफ को एलसीएम को अलग अलग मत निकालिए। देखिए 24 है, ठीक है, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणन के रूप में हम ज्ञात करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड के गुणन के रूप में लिखना है तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इक्वल क्या है 24 है। अब देखिए 60 को 60 को भी हम लिखते हैं इसी तरह से, देखिए 60 को, ठीक है, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेंगे 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब 60 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसका जब एचसीएफ लेना है तो हम उन संख्याओं को ले लेंगे जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ लेना है तो एक तो कॉमन ये आ रहा है, ये ले लीजिए, एक कॉमन ये भी है, इसे भी ले लेंगे। अब एक कॉमन क्या, यहाँ से 3 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इंटू क्या है, इंटू 3 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसके एलसीएम की बात करें, इसका एलसीएम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से इसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन है उसे ले लेंगे हम, देखिए एक तो ये कॉमन है, इंटू एक ये भी कॉमन है, उसके बाद में इंटू 3 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है ना 3, ये ले लिया। अब उसमें अब बचा क्या है, 2 एंड 5, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे ले लेंगे 2 एंड इसे ले लेंगे 5, ठीक है। अब देखिए 2 2 जा 4 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 5, देखिए 6 5 जा 30 एंड 30 इंटू 4 इक्वल 120। तो 120 क्या है, ये एलसीएम है, ठीक है। आप यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने इस प्रश्नावली में कुछ जो प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार के हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए हम आगे करेंगे कि यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल इस प्रकार के भी आ रहे हैं और जो पूरी यूनिट में करीब इस प्रकार के सवाल हैं। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पर यहाँ पर आप काफ़ी क्लियरली समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें एक ही बात सॉल्व करने के बाद उस तरह से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हो, एलसीएम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपके सामने पहला प्रश्न है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 12 का, 15 का, 21 का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो काफी डिस्कस करने का यहाँ पर ये है कि कुछ प्रश्न दिए होते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या? बराबर एसी, देखिए एचसीएफ और एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो भी देखेंगे हम किस तरह से किया जाए उसे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, देखिए कुछ सवाल यहाँ के करते हैं 12 का 15 का 21 का। देखिए 12 का हम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं कि 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब यहाँ पर 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए? 2 इंटू 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15 का निकालेंगे, 15, ठीक है, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5। ठीक है। अगला क्या है? 21, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है। 3 7 21, 7 1 7। ठीक है। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए? 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आने वाला है? जो एचसीएफ है वो क्या है? तीनों जो संख्या है उनमें जो अंक कॉमन आ रहा है, 3 जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है। यहाँ तो एचसीएफ क्या होगा? 3 जो है वो एचसीएफ हो गया। ठीक है। अब उसके बाद एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकालना हमें। तो देखिए जो इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए जिसमें कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, 3 को कॉमन लीजिए, बाकी जो संख्याएं छूट रही हैं उन्हें टोटल उसी तरह से लिख दीजिए। जैसे 2 2 4 हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है? 5 एंड 3, 5 एंड 7। ठीक है। 4 3 12 इंटू 35। ठीक है। ठीक है। इक्वल कितना हो गया? देखिए देखिए 3 इंटू 4 12 इंटू 35। ठीक है। अब इसका इंटू 12 का इसमें करेंगे, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको एचसीएफ जो 3 मिल गया और एलसीएम कितना मिल गया? 420। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26 और 91। ठीक है। 26 और 91। देखिए 26 एंड 91, इसे क्या करना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है। 26 एंड 91। अब देखिए 26 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे किस तरह से। देखिए 2 1 2 2 3 6। अब 13 है, सिर्फ 13 जो है सिर्फ 13 से डिवाइड होगी। देखिए 13 जो है एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 से या स्वयं से विभाजित होगी। ठीक है। 13 1 13। ठीक। सेकंड क्या? 91। ठीक है। 91। अब देखिए किससे डिवाइड हो रही है? ये डिवाइड 7 से, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है। अब ये भी 13 से डिवाइड हो रही है। ठीक है। 1 आ गया यहाँ पर। अब इसका देखिए 2 इंटू 13 और यहाँ पर कितना? 7 इंटू 13। अब हमें कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, तो 13 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ। ठीक है। अब यदि इसके एलसीएम की बात करी जाए तो देखिए कॉमन कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, इंटू बचा क्या है? 7 इंटू 2। ठीक है। 7 इंटू 2। अब यहाँ करेंगे 13 इंटू 7 2 14। ठीक है। अब देखिए इसका इंटू कर देंगे, 182। ठीक है। अब ये 182 क्या आ गया? इसका एलसीएम।
ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया आपको किस तरह से हम एक ही बार प्रश्न को सॉल्व करने के बाद में HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है आपकी जो यूनिट में काफ़ी जो क्वेश्चन इस टाइप से हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणित HCF होता है, इस बात को हमें जांचना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल को करके देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या 26 एंड 91, देखिए 91 का इंटू करेंगे 26 में, ठीक है 54, ठीक है। अब इसका इंटू 91 एंड 26 का कितना आ रहा है 1366, ठीक है 1366। अब इन्होंने कहा है कि LCM इंटू HCF मतलब 182 इंटू 30। देखिए अब यहाँ पर क्या था LCM, अभी LCM कितना है इसका 182 इंटू HCF कितना 32, तो देखें सॉरी 13, अब 182 इंटू कितना करना 13, देखिए 13 टू जा 26 2 18। अब देखिए 182 इंटू करना किसका करना 13 का, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है। देखिए 1366 इक्वल कितने हो गए 1366, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके बराबर होता है LCM गुणित HCF के। ठीक है, तो यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न वाली जो है वास्तविक संख्या रियल जो नंबर है उसे हम किस तरह आसानी से समझ सकते हैं और किस तरह से अगले इसके जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 51092, ठीक है 510, इसका हमें क्या निकालना है LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ में को डिजिट क्या 92, तो देखिए 92। अब देखिए पहले 2 2 जा 4 1 आ गया, 2 5 जा 10 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पर किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25 5 1 जा 5। अब किससे डिवाइड होगा देखिए 3 से, 3 1 जा 3 3 से 1 जा 21। अब देखिए किससे डिवाइड होगा 17 से, 17 क्या है 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 से डिवाइड होगा 17 बन जा 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 92, अब 92 को डिवाइड कीजिए 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या, 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ किससे डिवाइड होगी 23 से, ठीक है। अब इतना इसका इंटू किसमें होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। अब इसका क्या है 2 इंटू 23, ठीक है। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका HCF कितना आ गया, देखिए यहाँ पर सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, HCF बराबर 2 हो गया। अब इसका LCM की बात करें, इसके LCM की बात क्या करेंगे 2 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या है 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 10 इंटू 23, यहाँ पर जो है ये LCM है इसका, ठीक है। यहाँ पर आप समझ चुके हैं किस तरह से LCM निकालना, किस तरह से HCF निकालना है, और जो पहली यूनिट है वो टोटल इस पर डिपेंड कर रही है कि इस तरह से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं
और आप जो है तुलना कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।